हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनअकैडमी में। और अनअकैडमी के अंदर जो यह लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न टीचर आकर आपको लाइव पढ़ाते हैं, आपसे क्वेरी पूछते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में। आज हम यूपी का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो मैं लेक्चर ले रहा था उसमें नेटवर्क का कनेक्शन चला गया था, ऑप्टिकल फाइबर कहीं से कट गया था, जिसकी वजह से मेरा कनेक्शन जो मैं लाइव क्लास ले रहा था वह पूरा नहीं हो पाया, वह अधूरा रह गया। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस चीज़ को पूरा करूं, तो मैं फिर से अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे लाइव क्लास में पर्सनली भी पूछ। इसके अलावा ये कुछ हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं अपने एग्ज़ामिनेशन में। इसके अलावा कुछ क्रैश कोर्सेज हैं जैसे कि RO ARO या यूपी 2020 का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स डिस्कस किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिंदी विषय से संबंधित RO ARO जो कि हिंदी जो है मेन सब्जेक्ट रहता है एक अंक निर्धारण का, RO ARO के एग्ज़ाम में की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जो हमारा रह गया था उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, उसको हम आगे की ओर ले चलते हैं। तो 12 जनवरी को 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में, जिसका आयोजन किया गया लखनऊ में। तो यह 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था जो कि 12 जनवरी को आयोजित किया गया। 12 जनवरी को क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। यह हमारे एग्ज़ामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो स्वामी विवेकानंद जी का स्थान बहुत ऊंचा है, दूसरा उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि अभी इस बार PEO के एग्ज़ाम में पूछा था उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र कहाँ पे लगाया गया। तो यह जो करंट अफेयर्स है इसको भी अपने इस करंट अफेयर्स में मैंने अब कवर किया है। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश का जो भी क्वेश्चन आता है एक भी गलत नहीं होगा या इसके बाहर से कहीं भी नहीं आएगा। मैंने पर्याप्त इसमें सभी चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया है। एक बात मैं और बता दूं, अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि सिर्फ 4-5 पन्ने पढ़ लेने से सब कुछ फंस जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत है। या आयोग के आंखों में धूल झोंकने जैसा है, या अपने आप को मूर्ख समझना है, अपने आप को बहुत होशियार समझना। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपको एग्ज़ामिनेशन में सफलता पानी है तो आपको बहुत ब्रॉड वे में स्टडी करना पड़ेगा। सभी विषयों का बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल पैनी नज़र रखते हुए सभी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक पार्ट छोड़ के जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप पक्का जान लीजिए आप अपने आप को सिलेक्शन से दूर कर रहे हैं। चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें मैंने सभी चीज़ों को कवर किया है। तो 12 जनवरी को 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो इस प्रकार से उत्तर दिए रहते हैं, केवल एक सही, केवल दो सही, बोथ 1 और 2 करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जैसे मेरा यही प्रश्न है जो जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें इस प्रकार का ऑप्शन दे सकता है कि इस बार 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कानपुर में किया गया। तो यह आंसर गलत हो जाएगा। इस बार 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और वो भी लखनऊ में किया गया, कानपुर में नहीं किया गया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन यह 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच किया गया।
इसका आयोजन भी लखनऊ में किया गया। दोस्तों, मैं अपने इस करंट अफेयर्स में सभी चीज़ों को कवर करके चल रहा हूँ। आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इसकी चीज़ मैं गारंटी लेता हूँ। और आरओ का जो लोग भी इस बार पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज़ मेरा यह जो भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है इसको पूरा देख कर जाएं। तो 7वां जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में लखनऊ में किया गया। जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, इसका 5 दिवसीय यात्रा आयोजन प्रदेश में बिजनौर और बलिया दोनों स्थलों से शुरुआत की गई। तो आपसे पूछ सकता है गंगा यात्रा का आयोजन कहाँ से किया गया, तो ऑप्शन में दे सकता है प्रयागराज, बनारस, इस प्रकार से दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है बिजनौर और बलिया, यहीं से यहीं पे आपको आंसर अपना देना है, बिजनौर और बलिया। ठीक है, तो आप बिजनौर और बलिया को याद रखिए, बिल्कुल यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, इसके अलावा मात्र 3 साल के कार्यकाल में इन्वेस्टर समिट, 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रवासी भारतीय समिति का आयोजन किया गया था, बनारस में किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन बनारस में किया गया था और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया गया। यह सरकार के द्वारा प्राथमिक तौर पे किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था लखनऊ में, अगर आपको याद हो, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी ने शिरकत किया था और काफ़ी न्यूज़ जितने भी हैं उन्होंने काफ़ी इसको कवर भी किया था, काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने कवर किया था और प्रमुख पेपर के या मुख्य पृष्ठ पर भी छपा था। 3 साल के कार्यकाल में इन्वेस्टर समिट, ये जो अभी 17 से लेकर 20 तक का 3 साल का सरकार का कार्यकाल रहा था, में इन्वेस्टर समिट आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय समिति का भी आयोजन किया गया, बनारस में किया गया था, अगर आपको याद हो तो। चलते हैं आगे। 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो जो हुआ था लखनऊ में आयोजन, इसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें मीडिया में सुर्खियों में आई थी। मोदी जी भी गए थे इस डिफेंस एक्सपो में और साउथ अफ्रीकन जो कंट्री हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया था कि वह भारत से हथियार खरीदेंगे। तो ये जो डिफेंस एक्सपो था, यह लखनऊ में आयोजन किया गया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो गवर्नर हैं वो भी शिरकत किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया था। ऑप्शन में दे सकता है कानपुर, लखनऊ, बनारस या गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद, इस प्रकार का ऑप्शन दे सकता है। तो आपको लखनऊ पे टिक मारना है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबाई की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, इसमें यह पूछा जा सकता है कि लखनऊ से गाजियाबाद तक का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वह किन किन शहरों से होकर जाती है, किन किन जिलों से होकर जाती है। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह निकल के आता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई टोटल कितनी है। 341 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, इसको आप याद रखिएगा। आप यह भी देखिएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन किन शहरों से होकर जाती है। ठीक है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएगी उसको गोरखपुर से भी लिंक किया जाएगा, उसको बलिया से भी लिंक किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, यह उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो एक समग्र स्टडी करते हैं, सभी चीज़ों को कवर करते हैं, इसे बताना मेरा कर्तव्य है। जनपद चित्रकूट को जनपद इटावा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 297 किलोमीटर लंबाई का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। अब जो हमारा प्रश्न यह बनता है, इसमें आपको इसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन में
एक्सप्रेसवे दे देगा और पूछ लेगा आप इनको घटते हुए क्रम में लगाइए, एक्सप्रेसवे के लंबाई के घटते हुए क्रम में लगाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उसकी लंबाई 297 किलोमीटर का है, और जो मैंने अभी यहाँ बताया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, 341, और ये 297। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 है, 341 और 297 यह है। तो इसको आप याद रखिएगा। क्रम से कौन सी एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, किस किस शहर से होके जाती है, तो याद करना बहुत ज़रूरी है। 2017 का जो यूपी पीसीएस का पेपर आया था, उसमें पूछा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 4 ऑप्शन में से किस ज़िले से होकर नहीं जाएगी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से होकर जाएगी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस किस ज़िले से होकर जाएगी। ऑप्शन में यही पूछा जाएगा किस ज़िले से होकर नहीं जाएगी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे जो 637 किलोमीटर का है, ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है और मेरठ से प्रयागराज है, इसकी लंबाई 637 किलोमीटर की है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने हेतु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना को लागू करना किया जाएगा। इसमें जो जो ज़िले शामिल हैं डिफेंस कॉरिडोर में, जो जो ज़िले शामिल हैं आप एक बार देख लीजिए। डिफेंस कॉरिडोर में झांसी है, चित्रकूट है और जालौन है। ये जो शहर हैं, ये जो 3 बताया मैंने, झांसी, चित्रकूट, जालौन, ये तो बुंदेलखंड के शहर हैं। और बाकी जो अलीगढ़, आगरा और कानपुर है, इसको आप देखेंगे ये मतलब मध्यांचल के, तो उत्तर प्रदेश इस प्रकार से अगर हम बनाएं तो यहाँ पे कुछ दक्षिण में, यहाँ पे तो बुंदेलखंड है, और ये जो मध्यांचल का क्षेत्र है, यहाँ पे अलीगढ़, आगरा और कानपुर आते हैं। ये जो क्षेत्र है इसको इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही जो एक्सप्रेसवे है, यहीं पे इसी डिफेंस कॉरिडोर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बन रही है, और यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहाँ पे हथियार का निर्माण किया जाएगा इस डिफेंस कॉरिडोर में। तो यहाँ पे बुंदेलखंड के 3 ज़िले हैं, झांसी है, चित्रकूट है और जालौन है। इसके अलावा जो बुंदेलखंड के ज़िले नहीं हैं उसमें शामिल हैं अलीगढ़, आगरा और कानपुर। तो इस प्रकार के जो जनपद हैं इनको चिन्हित किए गए हैं, इनको डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया है और भूमि का अधिग्रहण शुरू किया गया है। प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाओं की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश कॉप मोबाइल ऐप बनाया गया है। इस मोबाइल ऐप का नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है कॉप, मोबाइल ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है, COPE दे सकता है, या यूपी कॉप इस प्रकार से दे सकता है। तो आपको यूपी कॉप पे डालना है। कॉप मतलब होता है पुलिस, कॉप मतलब होता है पुलिस, तो इसी से बना है कॉप। यूपी कॉप ऐप है। इसमें अगर आप प्राथमिकी कोई शिकायत दर्ज कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लापता व्यक्ति की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, किराएदार सत्यापन आदि का समावेश यूपी कॉप में किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु गौतम बुद्ध नगर, जिसको कि आप नोएडा के रूप में जानते हैं, और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरियत व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको गुंडा एक्ट लगाना है, ठीक है, या गैंगस्टर एक्ट लगाना है, तो अभी तक होता क्या था, यह जिलाधिकारी जो होता था के अंडर में होता था। या जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ का कोई कार्यक्रम का आयोजन कराना है,
तो उसमें जिलाधिकारी की परमिशन चाहिए होती थी। लेकिन अभी चीज़ों को सरल बनाते हुए गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरियत व्यवस्था लागू की गई है। मतलब कुछ अधिकारों को जिलाधिकारी से छीनकर पुलिस कमिश्नर को दिया जाएगा, वहाँ पुलिस कमिश्नर का पद नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि लखनऊ के जो पुलिस आयुक्त हैं, जो प्रथम पुलिस आयुक्त हैं, उनका नाम है सुजीत पांडे। पहले पुलिस कमिश्नर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी वहाँ पे पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। आपने मुंबई पुलिस कमिश्नर का नाम सुना होगा। और इस प्रकार से बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, ताकि जिलाधिकारी पे जो कार्यभार है उसको थोड़ा कम किया जा सके और चीज़ों को सरल बनाया जा सके। जहाँ पे कानून व्यवस्था की ज़्यादा सुदृढ़ व्यवस्था करनी होती है या कानून व्यवस्था थोड़ा ज़्यादा चैलेंज होती है, वहाँ पे पुलिस को ज़्यादा पावर दिया जाता है। जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरियत व्यवस्था लागू की गई है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसंबर 2019 में सुरक्षा कवच योजना प्रारंभ की गई थी। सुरक्षा कवच जो योजना है, यह प्रारंभ की गई थी महिलाओं की सुरक्षा हेतु। कामकाजी महिलाएं तथा महिला यात्रियों द्वारा 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 112 जो है ये पे डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग की जा सकती है। और अगर वो ऐसा करते हैं, जो महिलाएं ऐसा करेंगी, रात में कार्य करने वाली हैं, तो पुलिस उनको उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाएगी। तो इसका नाम याद रख लीजिए। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि महिलाओं के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है जो संबंधित है रात्रि में काम करने वाली महिलाओं से। जो महिलाएं रात्रि में काम करती हैं, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 112 नंबर पे अगर वो डायल करती हैं, तो उनको पुलिस उनके घर तक पहुंचाएगी। इसका नाम है सुरक्षा कवच। आपको याद होगा, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, वह लड़की भी रात में घर पर लौट रही थी। प्रकार की कोई घटना ना हो, इस वजह से सुरक्षा कवच योजना शुरू की गई है। एग्ज़ाम में ऑप्शन किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं? महिला कवच प्रकार से महिला कवच ऑप्शन दे सकता है। व्यक्ति व्यक्तिगत सुरक्षा कवच इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। लेकिन आपको सुरक्षा कवच पे ऑप्शन मारना है, टिक मारना है। यही आंसर इसमें सही होगा। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा जो जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उसको एक बार आप देख लीजिए। महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा जैसे कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ योजना शुरू की गई है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 15,000 रुपये दिए जाते हैं। कब से कब तक दिए जाते हैं? बच्ची जब पैदा होती है तब से लेकर जब वो ग्रेजुएशन कर लेती है तब तक, उस सब के बीच में यह 15,000 रुपये विभिन्न प्रकार के इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। जैसे कभी 2,000 रुपया, जैसे वो टीका लगवाती है तो उसको 1,000 रुपया। फिर जैसे वो स्कूल में प्रवेश लेती है तब उसको पैसा दिया जाएगा। जब वह ग्रेजुएशन में जाएगी तब उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार करके विभिन्न चरणों में एक कन्या जो कि गरीब घर में पैदा होती है, तो गरीब घर में पैदा होने के कारण उसका लालन पालन सही से हो सके, इसलिए मुख्यमंत्री सुमंगला योजना शुरू किया गया है। इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू की गई है। और वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं की पुनर्वास एवं जीवन यापन हेतु स्वाधार गृह योजना शुरू की गई है। जो महिलाएं वृद्ध हैं, निराश्रित हैं, उन महिलाओं के लिए स्वाधार गृह योजना, यह योजना शुरू की गई है। स्वाधार गृह योजना, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी योजनाओं को जिनका नाम मैंने बताया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, ठीक है। इसके अलावा बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी, इसकी डेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिएगा, इसका डेट क्या था।
तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 4-5 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा, कहेगा कि इनका क्रम बताओ, क्रम क्या सही होगा, पहले कौन सी योजना शुरू की गई। जैसे स्वच्छ भारत मिशन दे देगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दे देगा, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ दे देगा, और कौशल विकास योजना दे देगा। प्रकार से 4 ऑप्शन दे के आपसे पूछ सकता है कि इनका क्रम, सही क्रम क्या होगा, या के सामने ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सन उनके आगे दे देगा, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2016 में अगर शुरू हुई, तो उसके सामने 2015 लिख देगा और कहेगा पर ये ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के ऑप्शन भी आपसे पूछ सकता है। जो सुमंगला योजना है ये 2019 की गई थी, आप इसे याद कर लीजिए। निराश्रित महिलाओं के लिए, इसके अलावा यूपी कॉप का मैंने नाम बताया है, सुरक्षा कवच का मैंने नाम बताया है, जिस पे 112 डायल करके महिलाएं अपने घर पहुंच सकती। जो वृद्ध और निराश्रित महिलाएं हैं के जीवन यापन के लिए स्वाधार गृह योजना शुरू की गई है। प्रदेश के युवाओं को जो रोजगार है उसको उपलब्ध कराने के लिए मैंने शुरू में अपने लेक्चर में बताया भी था। जो 2017 का बजट था वो किसानों के लिए था, 2018 का जो बजट था वो औद्योगिक विकास के लिए था, 2019 का जो बजट था वो महिलाओं के लिए था, और जो 2020 का बजट है वह केंद्रित किया गया है युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तो आप इसको याद रख लीजिए। अब युवाओं को केंद्रित किया गया है, अगर केंद्रित कर कर बजट बनाया गया है, तो सवाल उठता है कि कौन कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। प्रदेश में युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहली है मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना, दूसरी है युवा उद्यमिता विकास योजना। ये जो पहली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत अगर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वह कंपनी किसी ऐसे लड़के को अपने यहाँ हायर करती है जो कि अप्रेंटिस के पर्पज़ से आया है, मतलब कि वह कंपनी उसको कुछ सेवाएं देती है, जैसे कुछ ट्रेनिंग देती है, अप्रेंटिस देती है। तो इस प्रकार से जब उस व्यक्ति को ट्रेनिंग देगी कंपनी, तो उसको कुछ सैलरी भी देगी। तो जब सैलरी उसको देगी तो उसमें से कुछ जो सहयोग होगा वह मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इसमें 2,500 रुपये दिए जाते हैं। जो दूसरा योजना है वह युवा उद्यमिता विकास योजना है। क्या नाम इसका, युवा है। इसमें क्या होगा, कुछ युवा इकट्ठे हो जाएंगे और उन युवाओं को एक काम दिया जाएगा जिसके अंतर्गत सरकार उनको लोन भी देगी और उनकी जो और समस्याएं आएंगी के कार्य करने से संबंधित उसको भी दूर करेगी। तो इस प्रकार से कुछ युवा इकट्ठा हो जाएंगे, वो युवा मिलकर काम करेंगे और इस प्रकार से रोजगार का जनन होगा। कई लोग जब मिल के कार्य करते हैं तो वह कार्य में सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे जितने भी यूट्यूब में भी जितने भी चैनल आते हैं उसमें कई लोग मिलकर एक यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। तो इसी प्रकार का आप समझ लीजिए युवा उद्यमिता विकास योजना है जिसका युवा नाम दिया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सहारनपुर जो कि लकड़ी के काम के लिए विख्यात है, ठीक है, और संतरे का उत्पादन भी होता है सहारनपुर में। इसके अलावा आजमगढ़ है और अलीगढ़ है। तो आप यूपी का मैप देखेंगे, सहारनपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री लगाता हुआ सबसे पश्चिम का राज्य है। इसके अलावा आजमगढ़ और अलीगढ़, आजमगढ़ सबसे पूर्वी राज्य है, पूर्वी ज़िला है, और आजमगढ़ आप देखेंगे अलीगढ़ जो है वह बिल्कुल मध्य में आता है। इस प्रकार से अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश को कवर किया गया है। यहाँ पे 3 राज्य विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रदेश में
पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भी प्रस्तावित है। यह पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का जो स्थापना किया जाएगा वो लखनऊ में किया जाएगा। तो पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कहाँ पे खोला जाएगा। ऑप्शन दे सकता है गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या कानपुर। तो इस प्रकार से आपको पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो है वो लखनऊ में खोला जाएगा, तो आपको लखनऊ पे टिक मारना है। अगर आपसे पूछता है डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी लखनऊ में किया गया, कानपुर में नहीं किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, ये आपको याद करना है 297। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है ये आपको याद रखना है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है आपको याद करना है। सरकार की जितनी एक्सप्रेसवे हैं उनकी लंबाई कितनी है ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इलाहाबाद में एक लॉ यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा। इलाहाबाद में लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। और गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा। आयुष यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा गोरखपुर में। कि गोरखपुर में आप देखते हैं काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। अभी वहाँ पे कुछ दिन पिछले साल की ही बात है, वहाँ पे जापानी इंसेफेलाइटिस बहुत ज़्यादा फैला था। काफ़ी बारिश होती है गोरखपुर में, जैसे वहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है, तो आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं ये आदमी कम ही ध्यान दे पाता है, इसको कम ही याद कर पाता है। तो राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2019-20 में गन्ने का जो मूल्य रखा गया है वह 325 रखा गया है। ये आप देखिए 325 रखा गया है। यह गन्ने की जो अगेती प्रजाति है उसके लिए रखा गया है। जो सामान्य प्रजाति का अगर गन्ना है उसका मूल्य 315 है, और जो अस्वीकृत प्रजाति के गन्ने हैं उनके लिए 310 रुपये मूल्य रखा गया है। इस प्रकार से आप देखिए एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो अगेती प्रकार का गन्ने का मूल्य पूछ सकता है। तो अगेती प्रकार का जो गन्ना है उसका 325 रुपये मूल्य है, इसे आप याद रखिएगा। जो सामान्य प्रकार का गन्ना है उसका मूल्य 315 रुपये है, इसे आप याद रखिएगा। वर्षों से अधूरी पड़ी बाण सागर, पहुँच बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, दहचूरा बांध, घुंटा बांध, बौदहा बांध, जमनार बांध आदि परियोजनाओं को वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। तो आपको ये याद रखना है बाण सागर जो परियोजना है किस नदी पर बनाई जाएगी, पहुँच जो बांध है ये किस राज्य की है, किस जिले की है, पथरई बांध किस जिले की है, पहाड़ी बांध किस जिले की है, लहचूरा बांध किस जिले की है, घुंटा बांध किस जिले की है, मौदहा जमरार बांध। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा बांध किस नदी के ऊपर है या किस जिले में है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद करते हैं तो आपके इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन करके कम से कम 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यहाँ से उत्तर प्रदेश से मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन तो आएंगे ही, और 6-7 क्वेश्चन का मतलब होगा कम से कम 14 नंबर। ठीक है, अगर इसमें 1.33 का गुणा करते हैं तो 13×7=98, कम से कम 10 नंबर। और अगर निगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपके निगेटिव चले जाते हैं तो आपको बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार से ज़िले कौन से हैं, बांध कहाँ पे है, उसको याद कर लीजिएगा। बाण सागर, पहुँच बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, लहचूरा बांध, कुंटा बांध, पौधा बांध और जमरार बांध। इसके अलावा सौर ऊर्जा नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में अपनाई गई थी, उसका लक्ष्य है 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन करना। सौर विद्युत कितना होगा
का उत्पादन 2022 तक कितना लक्ष्य रखा गया है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 10,700 मेगावाट क्षमता का 2022 तक रखा गया है लक्ष्य। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जो सौर ऊर्जा नीति 2017 है, ठीक है, इसको 10,700 मेगावाट क्षमता का यह रखा गया है, इसको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा और बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया जाएगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। और लक्ष्य कितना है 2022 तक? 2022 तक लक्ष्य है 10,700 मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित करना 2022 तक। और केंद्र सरकार का कितना है? 750 गीगावाट 2022 तक, जिसको कि बढ़ा के अब 22 से कर दिया गया है, 5 साल और जोड़कर 2027 तक। 2027 तक कर दिया गया है इसका लक्ष्य, ठीक है, 2027 तक कर दिया गया है, 5 साल बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वह इस वजह से है क्योंकि कोरोना का समय आ गया है और काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, सरकार को अपनी कई योजनाओं को ठप करना पड़ेगा। इसके अलावा वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादन का 340 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है। 340 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्रश्न पूछ सकता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। उत्तर प्रदेश का खाद्य उत्पादन में प्रथम स्थान है, दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है, खाद्य उत्पादन में पहला स्थान है। गन्ना उत्पादन का जो मूल्य है 325 रखा गया है। अब ऑप्शन में पूछ सकता है 1 सही है, 2 सही है, या 1 और 3 सही है, तो 2 या 3 सही है। इस प्रकार से ऑप्शन घुमा के पूछ सकता है। ये जो प्रश्न बना था इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, क्योंकि दुग्ध उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 340 है और दुग्ध उत्पादन में यूपी का स्थान प्रथम आता है। 340 लाख मीट्रिक टन है, तो आप याद रखिएगा 340 लाख मीट्रिक टन, यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे अलग से दिखा दे रहा हूँ 340 दूध में लाख मीट्रिक टन, ये तो याद करना बहुत ज़रूरी। इसके अलावा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो अभी हाल में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, यह जो परियोजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको 31 जिलों में योजना शुरू की जाएगी और 25,000 से अधिक प्रवासी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। 25,000 से अधिक नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा और 31 जिलों में यह योजना शुरू की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति भी आई है, तो भी याद कर लीजिएगा। नई स्टार्टअप जो नीति है इसमें 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में 1800 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। ये डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति में क्या है। तो उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति में 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और 2020-21 का जो बजट है वह भी युवाओं को रोजगार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले इसको केंद्रित करके बनाया गया है। वर्तमान में 1800 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं, ठीक है। ये चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक था वह था बिकरू गांव में, जहाँ पे राजेश, क्या नाम था उस व्यक्ति का नाम, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बिकरू गांव में ये कांड हुआ था। में 10 पुलिस वालों की जान चली गई थी।
10 पुलिस वालों की जान चली गई थी। उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है व्यक्ति का। 10 पुलिस वालों की जान गई थी, फिर बाद में उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। तो इसकी न्यायिक जांच कराने के लिए इलाहाबाद के जज थे, इनका नाम था एस के अग्रवाल, इनकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। यह जांच समिति तो सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने भी एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बी एस चौहान के द्वारा किया जाएगा। चौहान के द्वारा किया जाएगा। इसकी जो का जो गठन किया गया, यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया। बी एस चौहान इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो एस के अग्रवाल जो है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसकी अध्यक्षता में विकरू कांड की न्यायिक आयोग की जांच इसकी अध्यक्षता में गठित की गई है। तो एस के अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित की गई है। यहाँ पे आप देखिए, नीचे सबसे एस के अग्रवाल लिखा है। ये एस के अग्रवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। विकरू कांड की जांच में विकरू कांड की जांच एसआईटी भी कर रही है। विकरू कांड की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने 30 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बी एस चौहान करेंगे। बी एस चौहान जो हैं वो और भी प्रमुख आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बी एस चौहान जो हैं किन किन आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा युवा उद्यमिता विकास अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब बनाने के लिए बजट में सरकार बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो युवा उद्यमिता विकास अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले में युवा हब का मैंने बताया था। युवा हब किस प्रकार से बनते हैं, कई युवा इकट्ठा हो जाएंगे और उनको सरकार पैसे देगी और काम देगी। तो वो सारे युवा इकट्ठे होके एक हब बनाएंगे और कार्य करेंगे। इस प्रकार से रोजगार का जनन होगा। युवा हब क्या है, इसको आप याद रखिएगा, ये रोजगार से संबंधित है, उद्यमिता को विकसित करने के लिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सरकार ने बजट में गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, सरकार ने बजट में किन किन शहरों में मेट्रो का प्रावधान किया है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, कानपुर और आगरा में मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ पे और ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे दिए गए। तो गोरखपुर, बनारस, आप ऐसे उत्तर प्रदेश का अगर मैप देखेंगे, अगर इस प्रकार का मैप मैं बनाऊं, तो गोरखपुर सबसे पूर्वी जिला है। मध्यांचल में दो आ जाएंगे, इलाहाबाद और बनारस। झांसी आ जाएगा बुंदेलखंड में, और मेरठ आ जाएगा पश्चिम में। इस प्रकार से 5 जिले हैं, और ये पांचों जो हैं आप देखेंगे पूरा फैले हुए हैं पूरे यूपी में। एक हो गया आपका गोरखपुर, जो सबसे पूर्वांचल का है। फिर प्रयागराज और बनारस आ जाएंगे दो। फिर बीच में आ जाएगा आपका झांसी, और सबसे पश्चिम में आ जाएगा मेरठ। ठीक है, तो इस प्रकार से गठन किया जाएगा। ये पहले मैंने आपको बताया था, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे 3। तो इसका भी आप देखेंगे काफ़ी डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट किया गया है। पश्चिम में सहारनपुर, बीच में अलीगढ़ ले लिया है, और इस प्रकार से पूरब में आजमगढ़। इस प्रकार से सरकार अगर कोई योजना बनाती है, तो इस प्रकार से बनाती है ताकि पूरे यूपी का विकास हो, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह ज़्यादा डेवलपमेंट हो, एक जगह कम डेवलपमेंट हो। इस प्रकार से योजना बनाई जाती है ताकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसके लिए सरकार क्या करती है, पूरे उत्तर प्रदेश का मैप देखती है, और पूरा पश्चिम मध्य, जो 3 भागों में उत्तर प्रदेश अगर मुख्य तौर पे बटा है, तीनों भागों को लेके चलती है, और तीनों भागों में कुछ न कुछ योजनाएं लॉन्च की जाती हैं।
कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए भी पैसे दिए गए हैं। खाद्यान्न उत्पादन के लिए 641.74 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये जो दिया है 641.74 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का लक्ष्य रखा गया है। इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641.74 रखा गया है, तो आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है। बजट में 2020 तक 2022 तक होना चाहिए यहाँ पे 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। मुरादाबाद में इसके अतिरिक्त गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। मुरादाबाद आपको पता है जहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनका ट्रेनिंग भी होती है। जो लोग यूपीसीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं उसका ट्रेनिंग भी मुरादाबाद में होता है। मुरादाबाद में गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा जहाँ पे गन्ना किसान जो उपजाते हैं प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि गन्ना का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी की जा सके। इसके अलावा राज्य में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, 13 नए मेडिकल कॉलेज जो खोले जाएंगे वह जैसे बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी, चंदौली, इस प्रकार से पूरा एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होते हुए राज्य में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। स्वयं का कर राजस्व जो है सरकार का वह 33.33% है और केंद्रीय करों में राज्य का अंश 30% है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का राजस्व में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो राजस्व में उसका स्वयं का जो कर राजस्व है उसका योगदान है 33% है, जो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है, टोटल सरकार जितना पैसा कमाती है राजस्व के द्वारा, जो केंद्रीय करों का अंश है वो 30.4% है। ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ में स्थापित किया जाएगा। यह क्यों किया जाएगा? आपको याद होगा 1999 में कारगिल का वार हुआ था। इस कारगिल के वार में कई ऐसे घोड़े थे, कई ऐसे कुत्ते थे, ठीक है, तो कई ऐसे गधे भी थे जिनका यूज़ किया गया था मेरठ जो युद्ध हुआ था कारगिल का उसमें। तो उनकी याद में मेरठ में एक पशु युद्ध स्मारक स्थापित किया जाएगा। तो आप याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनेगा। मेरठ में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा महाराजगंज में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये महाराजगंज में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो महाराजगंज में खोला जाएगा। महाराजगंज कहाँ है? आप उत्तर प्रदेश का मैप इस प्रकार से देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, इस क्षेत्र में मिलेगा महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज मिलेगा, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की। अगला जो हमारा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा है आपसे, 47वीं भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 47वीं भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया। यह जो आयोजन किया जाता है
यह पुलिस से संबंधित है और पुलिस के डेवलपमेंट से संबंधित है कि पुलिस को नई चुनौतियां आ रही हैं, जैसे कि जो सोशल मीडिया से संबंधित चुनौती है, इसके अलावा इंटरनेट से जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे संबंधित है। तो उन सभी के बारे में इस यह जो कांग्रेस आयोजन किया गया इसमें बताया गया। तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप देखेंगे कि लखनऊ में इन 3-4 सालों में कई महत्वपूर्ण आयोजन किए गए हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था, पुलिस की जो फॉरेंसिक लैब होती है उससे संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना भी लखनऊ में की जाएगी। डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी लखनऊ में किया गया। पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन भी लखनऊ में किया गया। इस प्रकार से कई ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनको हमने देखा कि जिनको कि करंट अफेयर्स में हमने देखा कि लखनऊ में उसकी स्थापना की गई, लखनऊ में आयोजन किया गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जेवर में, जेवर कहाँ है? नोएडा में है, आपको पता होगा, गौतम बुद्ध नगर में है। यह- यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। तो जेवर में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उस कंपनी का जो टेंडर है स्विट्जरलैंड की कंपनी को दिया गया है। स्विट्जरलैंड की कंपनी है, अब वह जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डेवलप करेगी, जिसका कि निर्माण जेवर में हो रहा है। जेवर कहाँ पे है? नोएडा में है। जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, अब काम इसमें शुरू होगा। यह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा में काफ़ी प्रकार से डेवलप किया जाएगा इसको, ताकि ऊर्जा का खपत है वो कम से कम हो और सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली का गठन किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया भी था, गौतम बुद्ध नगर में और लखनऊ में पुलिस आयुक्त प्रणाली। अब यहाँ का जो आयुक्त होगा वह एक आईएएस अधिकारी न होकर एक पुलिस कमिश्नर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन का गठन गोरखपुर में किया जाएगा। के अंतर्गत देखो क्या किया जाएगा। यह जो पीएसी बटालियन बनेगी यह महिलाओं के लिए पूरी तरह से आरक्षित होगी। यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाएंगी और जो ये महिलाओं की पीएसी बटालियन होगी इसको गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। तो गोरखपुर में देश की पहली पीएसी बटालियन का स्थापना किया जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए, गोरखपुर में। ठीक है, इसके अलावा जो घाघरा नदी का नाम है अब उसको सरयू नदी कर दिया गया है। घाघरा नदी आप ऐसे उत्तर प्रदेश देखेंगे तो आप आधे में इधर ऐसे नेपाल जो है या इधर से यहाँ पे बिहार है और यहाँ से उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे है काली नदी, काली करनाली नदी निकलती है। यह नदी जहाँ से निकलती है यहीं पे अभी विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के बीच। तो नेपाल में इसको करनाली नाम से जाना जाता है और इसी को जब ये उत्तर प्रदेश में पहुँचती है तो इसको घाघरा नाम से जाना जाता है और जब ये अयोध्या पहुँचती है तो इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करके सरयू नदी कर दिया गया है। घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगो से निकलती है। यह भी मानसरोवर लेक के पास में ही एक हिमनद है, वहीं से निकलती है। तो अभी इसका नाम परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा जो ये नाम परिवर्तित किया गया है के संबंधित जो कानूनी प्रावधान है अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर होने के लिए। जब वहाँ से सहमति मिल के आएगी तब जाके इसका नाम सरयू किया जाएगा। इसके अलावा मिर्ज़ापुर में प्रदेश का पहला गो अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। मिर्ज़ापुर आप जानते होंगे कहाँ पे है। मिर्ज़ापुर जैसे ये इलाहाबाद है तो इसके दक्षिण में मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में ही के पास चंदौली है जहाँ पे राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री इनका जन्म हुआ था। है, चंदौली में इनका जन्म हुआ था।
आप याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर में कई खान भी मिलती है, मतलब यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर मिलता है मिर्ज़ापुर में। तो यह खनिज की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर में प्रदेश का पहला 2 अभयारण्य स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड हैं, उनको एक साथ रामसर साइट घोषित किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे उन्नाव का जो नवाबगंज पक्षी विहार है इसको, मैनपुरी का समन पक्षी विहार है, रायबरेली का समसपुर है, हरदोई का सुंडा पक्षी विहार है, इटावा का सरसई नावर झील है और गोंडा का पार्वती अरंगा है। इस प्रकार से ये जितने झील हैं तो आप याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है कौन सा पक्षी विहार कहाँ पे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन्नाव का जो पक्षी विहार है उसका नाम है नवाबगंज, मैनपुरी का जो पक्षी विहार है उसका नाम है समन, रायबरेली का समसपुर, हरदोई का टांडी, इटावा का सरसई और गोंडा का पार्वती। ये वेटलैंड है वो एक साथ रामसर साइट घोषित किया गया है, तो आप याद कर लीजिए। इसके अलावा बाल प्रगति सूचकांक, इस सूचकांक में गौतम बुद्ध नगर का पहला स्थान है। गौतम बुद्ध नगर का जो टोटल टैक्स जमा होता है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी सबसे पहला स्थान है। और जो टोटल जीडीपी है, जो टोटल जीडीपी है स्टेट की, में सबसे ज़्यादा योगदान गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वह भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 6.5 लाख के करीब है पर कैपिटा इनकम। और स्टेट की जो जीडीपी है उसमें भी का पहला स्थान है गौतम बुद्ध नगर का। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि टोटल टैक्स जो कर राजस्व जमा होता है उसमें पहला स्थान किसका है, तो उसमें लखनऊ दे सकता है, कानपुर दे सकता है, गाजियाबाद दे सकता है और गौतम बुद्ध नगर दे सकता है। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर का टैक्स कलेक्शन में सबसे पहला स्थान है। इसके अलावा जो स्टेट जीडीपी है में भी गौतम बुद्ध नगर जिले का सबसे पहला स्थान है। और गौतम बुद्ध नगर में ही जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है जिसका टेंडर स्विट्जरलैंड की कंपनी को दिया गया है। अब जो बलरामपुर है का निम्नतम स्थान है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में भी बलरामपुर का सब लोवेस्ट रैंक है। पर कैपिटा इनकम में सबसे लोवेस्ट रैंक है बलरामपुर का। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार जो दिए जाते हैं, डॉक्टर उषा किरण खान को भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर उषा किरण खान को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और यह हर साल दिया जाता है। इसमें ये जो हिंदी संस्थान पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें और भी कई कैटेगरी हैं, जैसे हिंदी गौरव सम्मान, ये डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर को दिया गया है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन साहित्य सम्मान मणिपुर हिंदी परिषद को दिया गया है। कला भूषण सम्मान मनोज कुमार सिंह को दिया गया है। इस प्रकार से हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह उषा किरण खान ही है। उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान का जो पुरस्कार है वह उषा किरण खान को दिया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति। कृषि निर्यात नीति जो है तो उत्तर प्रदेश की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जो कृषि निर्यात नीति है के अकॉर्डिंग कृषि निर्यात का उद्देश्य 2024 तक 2524 मिलियन डॉलर के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना है। तो कृषि निर्यात है उसको दुगना करना है और लक्ष्य कितना करना है, 2524 मिलियन डॉलर।
तो 2524 मिलियन डॉलर जो है, इतने तक का कृषि निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कृषि निर्यात में कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 2524 बिलियन डॉलर लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि कई लोग मिलकर खेती करेंगे, क्लस्टर फार्मिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें 100 से लेके 50 एकड़ तक ज़मीन जमा हो जाएगी। अब ये लोग एक ही चीज़ की खेती करेंगे, फिर ये जाएगा फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में, फिर यहाँ से इसका निर्यात कर दिया जाएगा। तो कृषि निर्यात लक्ष्य के अंतर्गत कितना है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 2524 मिलियन डॉलर है, इससे आप याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं अपना जो अगला करंट अफेयर्स है, तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विकास है, जो विकास दर रही है, किस क्षेत्र में कितना रही है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कृषि के क्षेत्र में, मतलब प्राथमिकी क्षेत्र में, प्राथमिक उद्योग में, प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि दर रही, तो जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया जाता है, पशुपालन को शामिल किया जाता है, वन को, मत्स्य को और खनन को शामिल किया जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश का जो टोटल वृद्धि दर रही वो 2.2% रही। जो द्वितीय निर्माण क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, उसमें जैसे विनिर्माण आता है, बिजली आती है, गैस, जलपूर्ति, ये जो क्षेत्र आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो वृद्धि दर रही वह सिर्फ 1.1%, 1.1। और जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि है, वन है, मत्स्य है, खनन है, उसमें कितना रहा, उसमें 2.2 रही। और जो सेवा क्षेत्र है, जो सर्विसेज हैं, जैसे कि आईटी क्षेत्र हो गया, बैंकिंग हो गया, और जैसे कि जो होटल हो गया, इन सब चीज़ों में सेवा क्षेत्र में जो योगदान है वह 7.5% था। 7.5% था उसमें योगदान। तो इससे आप याद रख लीजिएगा, अलग अलग चीज़ें हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बजट में मैंने ये भी बताया है आप लोगों को कि जो टोटल बजट आता है, में जो राजस्व इकट्ठा किया जाता है, में उत्तर प्रदेश का जो स्वयं का कर राजस्व है उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, 33% है। फिर केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है वो 30.4% है। तो इस प्रकार से घटते हुए क्रम में है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या है यही याद करना है, यही एग्ज़ाम में आता भी है। दोस्तों, आज का ये मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको तैयार करने में काफ़ी मेहनत की है, ताकि चीज़ों को एक जगह कंसोलिडेट किया जा सके, कोई भी चीज़ छूटे ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम हमारा चैनल है, इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाली जाती है वो आप तक सही समय पे पहुंच जाएगी, और आप जो भी चीज़ें हैं उनका लाभ ले सकते हैं। अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे, आपके एग्ज़ामिनेशन में कुछ गलत नहीं होगा। मेरा जो कोड है शांत वन है, इसे आप याद रख लीजिएगा। मेरा जो प्रोमो कोड है शांत वन है, इसे आप याद कर लीजिए, शांत वन है। जब भी आप जाएंगे आप अन अकेडमी पे, तो आपको मेरा प्रोमो कोड की ज़रूरत पड़ेगी। का लाभ लेके आप जो भी मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाता है वीडियो, या मेरे द्वारा जो लाइव क्लासेस और जो सब्सक्रिप्शन क्लासेस हैं, का लाभ आप ले सकते हैं। आपको 10% का इसमें डिस्काउंट भी मिले। तो यूपी का करंट अफेयर्स मेरे द्वारा पूरा कवर किया गया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस चीज़ को भी देख कर समझ कर आपके सामने विस्तार पूर्वक एक समग्र तरीके से रखूँगा, ताकि आपको याद हो सके।
मेरा वीडियो आप एक नहीं 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, इससे बाहर का यूपी का करंट अफेयर आएगा। दोस्तों आज के लिए यहीं छोड़ता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।